हेलो लर्नर्स, हमने प्रीवियसली 2 लेक्चर्स अटेंड कर लिए हैं पॉवर्टी के. सो दिस इज द थर्ड लेक्चर रिलेटेड टू योर पॉवर्टी लाइन. ओके, दिस इज चैप्टर 4 ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स. तो जिसने पहले 2 वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, काइंडली सी दोस 2 लेक्चर्स, देन ओनली आप लिंक आउट कर पाओगे कि ये लेक्चर कैसे रिलेटेड है. लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था रिलेटेड टू एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पॉवर्टी. अब मैंने बताया था कि इंडिया में एब्सोल्यूट पॉवर्टी कैसे निकालते हैं. एब्सोल्यूट पॉवर्टी इंडिया में ऐसे निकालते हैं. इन दिस केस what is the total calculation we will see in the particular slide. You can see सबसे पहला, अगर इंडिया में एब्सोल्यूट कैलकुलेशन निकालना है तो उसका मेथड क्या है. हाउ पॉवर्टी लाइन इज डिटरमाइन इन इंडिया. तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, सो हियर इट इज मंथली per capital expenditure method is used to determine the poverty line in India. बेसिकली ये बोला जाता है कि भैया मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है. ये जो पर्टिकुलरली मेथड है, दिस मेथड्स हेल्प यू इन कैलकुलेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन इन इंडिया. अब इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं वो पूरा पर्टिकुलर क्राइटेरिया समझते हैं. जैसे सेकेंड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड. किस मेथड के अकॉर्डिंग क्या बोला कि मॉनेटरी वैल्यू से, देखो हमेशा पॉवर्टी लाइन हम कैसे निकालेंगे, इन टर्म्स ऑफ सम मनी, इन टर्म्स ऑफ सम मॉनेटरी वैल्यू. तो मॉनेटरी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी तो ही जाके मुझे ये पता चलेगा कि पर्सन अबव द पॉवर्टी लाइन है कि बिलो द पॉवर्टी लाइन है. सो इन दिस particular case you will be understanding by this method. अब इसमें क्या मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट इनटेक्स रहते हैं. सी, ये जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज बेस्ड ऑन मिनिमम कैलोरी इनटेक. अब वो मिनिमम कैलोरी इनटेक क्या है और वो सब चीजें हैं, वो ये हम देखेंगे. सो लेट अस सी कि इस पर्टिकुलर वे के अकॉर्डिंग कितना मिनिमम कैलोरी इनटेक चाहिए रहता है. नाउ सी, कैलोरी इनटेक्स रूरल एरियाज के लिए अलग होगा और अर्बन एरियाज के लिए अलग होगा. Basically, how much calorie intake is required, that will be different for rural areas as well as for urban areas. अब आपके पास स्लाइड में you can see how much calorie intake is required in particularly your rural areas. As you can see in this slide, that is 2400 calories per person per day. मतलब रूरल एरिया में जो पर्सन है उसकी मिनिमम कैलोरी इनटेक कितनी रहेगी, उसकी मिनिमम कैलोरी इनटेक रहेगी 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे. वहीं अगर मैं अर्बन एरिया की बात करूं तो अर्बन एरिया में मिनिमम कैलोरी इनटेक रहेगा 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे. अब ये डिफरेंस क्यों है कि भैया 2100 कैलोरीज और 2400 कैलोरीज का डिफरेंस क्यों आया, 300 कैलोरीज का ये डिफरेंस क्यों हो रहा है. तो बेसिकली ये पॉइंट ऑफ व्यू रखा जाता है कि इन अर्बन एरियाज द फिजिकल टास्क और फिजिकल वर्क्स आर लेस, दैट्स व्हाई कैलोरी रिक्वायरमेंट वहां पे कम है. लेकिन रूरल एरियाज में बेसिकली एग्रीकल्चर इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम, दैट्स व्हाई वहां पे फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा है. दैट्स व्हाई द कैलोरी इनटेक ऑफ द रूरल एरिया इज मोर एज कंपेयर टू दी अर्बन एरिया. अब ये तो मैंने कैलोरी रिक्वायरमेंट्स बता दिए, पर इस बेसिस पे मैं पॉवर्टी लाइन कैसे जज करूं. अब ये कैलोरीज हम परचेज करेंगे इन फॉर्म ऑफ फूड सप्लीमेंट्स. नाउ फूड सप्लीमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट होगी उससे हम डिसाइड करेंगे कि पर्सन इज विद द पॉवर्टी लाइन और ही इज अबव द पॉवर्टी लाइन. वापस वो आपके पास है कि 2400 कैलोरीज और 2100 कैलोरीज जो हमने लास्ट लाइन में देखे थे. अब इसकी मॉनेटरी वैल्यू को हम कन्वर्ट करेंगे एंड देन वी विल एबल टू अंडरस्टैंड वेदर द पर्सन इज बिलो द पॉवर्टी लाइन और अबव द पॉवर्टी लाइन. तो ये किसने निकाला था, हु वाज द फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग कमीशन तेंदुलकर मेथोडोलॉजी, द मिनिमम मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन 2011 एंड 12. याद रखना ये जो डाटा है वो 2011-12 के अकॉर्डिंग है. एनसीईआरटी की बुक्स में भी अभी तक यही चल रहा है, रेफरेंसेस बुक में भी अभी यही चल रहा है. जब नया सेंसस आएगा तो ये डाटा श्योरली चेंज होंगे. तो उसके अकॉर्डिंग क्या रिक्वायरमेंट्स है वो देखो. तो इसके अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि मिनिमम अगर आप रूरल एरिया में रह रहे हो तो आपकी अर्निंग क्या होनी चाहिए, ₹816 पर पर्सन पर मंथ. ये जो आपकी अर्निंग है ये पर डे के हिसाब से नहीं है, ये पर मंथ के हिसाब से.
गेटिंग दिस? तो ये जो 816 रुपीज निकाला, उन्होंने बोला है कि अगर मिनिमम अर्निंग इतनी नहीं है तो वो पर्सन या वो फैमिली पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाती है। अगर मिनिमम अर्निंग इसके ऊपर है मींस वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है। वही अर्बन एरियाज के लिए आपके पास क्या क्राइटेरिया देके रखा है? इन अर्बन एरियाज द मिनिमम रिक्वायरमेंट इज ₹1000 पर पर्सन पर मंथ इन अर्बन एरियाज। तो चलो उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। टेक फॉर द एग्जांपल कि अर्बन फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? 5 मेंबर्स हैं, ठीक है। अब कितनी मिनिमम अर्निंग होनी चाहिए उस फैमिली की? कम से ना कम से कम आप ही आपके पास 1000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आपकी अर्निंग्स फैमिली की, ओवरऑल फैमिली की अर्निंग आनी चाहिए ₹5000। एक पर्सन की नहीं, ओवरऑल फैमिली की। मीन्स हो सकता है कि वहां पे 2 अर्निंग मेंबर्स हो, एक की सैलरी 10,000 है, एक बिजनेस कर रहा है वो 20,000 वहां से कमा रहा है, टोटल फैमिली अर्निंग कितनी हो गई? 30,000। सो मिनिमम कितनी रिक्वायर्ड है? 5,000। तो वो अबव द पॉवर्टी लाइन आ गया। सो यहाँ से आपको सीबीएसई ये वाले क्वेश्चंस भी क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है दैट हाउ यू कैन बी कैलकुलेटिंग द मिनिमम अर्निंग इफ द मेंबर्स आर 5। वही अगर रूरल एरियाज में निकालना, सपोज वही 5 मेंबर्स अगर रूरल एरियाज में होते, मैं 5 मल्टीप्लाइड बाय 816 करता, so that I can able to get the person or the family is below poverty line or above poverty line. Again याद रखना इसमें कैलोरीज का इंटेक एंड मंथ कन्वर्जन इनटू मनी, दैट इज द मेजर क्राइटेरिया। कि सबसे पहला कैलोरी इंटेक यहाँ पे जो दिया हुआ है आपका पर्टिकुलरली दैट इज 2400, ओके ये आपका 2400 और इधर आपका 2100 कैलोरीज का कंजम्पशन होना चाहिए। वहीं यहाँ पे उसे कन्वर्ट करा तो यहाँ पे 816 पर पर्सन पर मंथ एंड ये 1000 पर मंथ पर पर्सन। कैलोरी इंटेक्स पर डे के हिसाब से हैं, लेकिन जो लिमिट निकाली गई है दैट इज पर पर्सन पर मंथ। सो हियर हाउ इज द कैलकुलेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन इज बीन डन। ऐसे पॉवर्टी लाइन कैलकुलेट की जाती है। ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट स्लाइड कि इसके बाद कैलोरी इंटेक्स के बाद क्या डिसाइड किया जाता है। पॉवर्टी लाइन इज डिवाइडेड। नाउ ये जो पॉवर्टी लाइन है ये क्या कर रही है? एक्चुअली ये जो पॉवर्टी लाइन है ये डिवाइड कर रही है किसको? पुअर्स को और नॉन पुअर्स को। तो भैया पुअर की कैटेगरी क्या है, नॉन पुअर कैटेगरी क्या है? सो हियर देयर इज 3 कैटेगरीज ऑफ पुअर, जैसे आप अभी देख सकते हो इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड, एब्सोल्यूट पुअर, देन वेरी पुअर एंड देन पुअर। तो ये जो कैटेगरी है दिस इज ऑफ पुअर। तो ये पॉवर्टी लाइन क्या बाइफरकेट कर रही है? पॉवर्टी लाइन ये बाइफरकेट नहीं कर रही कि पुअर की कितनी कैटेगरीज है। पॉवर्टी लाइन इज ओनली बाइफरकेटिंग कि पुअर कौन है और नॉन पुअर कौन है। अब नॉन पुअर के अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, as you can see in the slides. There is not so poor, middle class, upper middle class, the rich, the very rich, millionaire and billionaire. तो ये जो आपकी नॉन पुअर कैटेगरीज हैं इनका भी बाइफरकेशन दिया हुआ है दैट इन नॉन पुअर देयर दीस आर दी क्लासेस, जैसे अभी हमने बोली। तो ये जो पॉवर्टी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, दिस पॉवर्टी लाइन इज नथिंग but it is only differentiating and only dividing the poor and the non-poor. वो उनकी कैटेगरीज नहीं बताएगा। पॉवर्टी लाइन यहाँ पे कैटेगरीज बताने नहीं पड़ रहा है कि कौन ज्यादा पुअर है, कौन कम पुअर है, या फिर कौन ज्यादा रिच है और कौन कम रिच है। पॉवर्टी लाइन का सिंपल मीनिंग है कि अगर आप वो मेजरमेंट के अकॉर्डिंग जो अभी हमने पहले डिस्कस किया 816 और 1000, अगर आप उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग इससे कम अर्निंग पे हो तो आप पॉवर्टी लाइन के नीचे हो, मींस आप पुअर हो। और वहीं अगर आप 816 के ऊपर जा रहे हो या 1000 पर पर्सन के ऊपर जा रहे हो तो आप नॉन पुअर कैटेगरी में आओगे। पर इस कौन सी कैटेगरी में, इसका क्लासिफिकेशन देयर इज नथिंग इन योर बुक्स। सो हियर द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉवर्टी लाइन इज दैट पॉवर्टी लाइन हमेशा सिर्फ डिवाइड करती है, क्या डिवाइड करती है? इट इज ओनली डिवाइडिंग द पुअर एंड द नॉन पुअर। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट पॉइंट कि इसमें पॉवर्टी लाइन के बाद डिस्कशन के बाद दैट व्हाट आर दी नेक्स्ट। नाउ कैटेगराइजिंग दी पॉवर्टी। देखो कैटेगरीज हैं, देयर आर 3 मेजर कैटेगरीज ऑफ पुअर। अभी तो आपने देखा एब्सोल्यूट पुअर, फिर वेरी पुअर एंड देन पुअर। अब यहाँ पे और आपके 3 क्लासिफिकेशन है, दैट इज फर्स्ट इज क्रॉनिक, देन ट्रांजिएंट एंड देन इट इज नॉन पुअर। तो इसको भी समझ लेते हैं कि भैया ये 3 पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी क्या है, व्हाट आर क्रॉनिक पुअर, व्हाट आर ट्रांजिएंट एंड व्हाट आर नॉन पुअर। लेट अस सी दिस वन बाय वन।
ना ये जो पॉवर्टी लाइन आपने डिसाइड कर ली, दैट इज बीन डिसाइडेड, जो अभी कैलकुलेशन से हमने डिसाइड कर लिया। अब इसमें क्रॉनिक पुअर क्या होंगे? क्रॉनिक पुअर आर दोज पुअर विच आर हैविंग विच आर मेजरली बिलो द पॉवर्टी लाइन, मतलब वो हमेशा पॉवर्टी लाइन के नीचे ही रहते हैं। एज यू कैन सी इन दिस स्लाइड, ऑलवेज पुअर एंड यूजली पुअर, ये पिंक जो आपको दिख रहा है, तो यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर, ये जो पर्सन है ये मेजरली पॉवर्टी लाइन के नीचे ही है। हो सकता है कि ओकेजनली वो कभी कभार पॉवर्टी लाइन के ऊपर चले जाएं, पर वो जो पॉवर्टी लाइन के ऊपर चल रहे हैं दैट इज ओनली फॉर सम सीजनल बिजनेस, नथिंग एल्स। तो यहाँ पे मेजर पोर्शन उनका कहाँ जा रहा है? मेजरली दे आर बीन बिलो दी पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन के बिलो के बाद देर आर ट्रांजिएंट पुअर। अब ट्रांजिएंट का बेसिकली मीनिंग यही है विच इज नॉट कॉन्स्टेंट। तो ट्रांजिएंट पुअर का मतलब भी होगा कि कुछ समय के लिए वो पॉवर्टी लाइन के अंदर आएगा और कुछ समय के लिए वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर चला जाएगा। क्यों? इसलिए टेक फॉर द एग्जांपल, सीजनल बिजनेस है किसी पर्सन का, एग्रीकल्चर है, इज अ सीजनल बिजनेस, मेजर एम्प्लॉयमेंट इज इन एग्रीकल्चर। तो जैसे ही सीजन खत्म हुआ, अब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज खत्म, तो वो कुछ 2-3 महीने के लिए पॉवर्टी लाइन के लिए नीचे आ गया। जैसे ही उसको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल गई, इनकम अर्निंग सोर्स रेडी हो गया, सो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड, ही इज अर्निंग मोर देन, दैट्स व्हाई ही इज अबव द पॉवर्टी लाइन। तो बेसिकली अपने को यहाँ पे ये देखना है कि अगर वो ज्यादा टाइम के लिए पॉवर्टी लाइन के नीचे है, तो दैट इज ईदर ऑलवेज पुअर और ईदर इट इज यूजुअली पुअर, तो वो हो जाते क्रॉनिक पुअर। पर अगर कुछ टाइम के लिए, मान लो 50% इन दी पॉवर्टी लाइन एंड 50% बिलो दी पॉवर्टी लाइन, जस्ट अ अजम्पशन, तो अगर इस कंडीशन में ऐसा सिचुएशन हो रही है तो उसे हम बोलते हैं ट्रांजिएंट पुअर। ओके, एंड दी लास्ट जो है नॉन पुअर, भैया ये तो ऐसे पुअर हैं जिसने कभी पॉवर्टी लाइन देखी ही नहीं अपनी जिंदगी में, वो हमेशा पॉवर्टी लाइन के ऊपर ही हैं, वो हमेशा नॉन पुअर की कैटेगरी में आते हैं। गेटिंग दिस? तो ये 3 टाइप्स आपके सामने वापस आते हैं, क्रॉनिक पुअर एज वेल एज योर ट्रांजिएंट पुअर एंड योर नॉन पुअर। क्रॉनिक पुअर वो सारे पुअर्स हैं विच आर हैविंग मेजरली बिलो द पॉवर्टी लाइन। ट्रांजिएंट पुअर्स आर दोस पुअर विच आर ईदर बिलो द पॉवर्टी लाइन और अबव द पॉवर्टी लाइन फॉर सम ड्यूरेशन ऑफ टाइम, बट नेवर पुअर आर दोस कैटेगरी जिन्होंने पॉवर्टी लाइन कभी छू ही नहीं है, दे आर ऑलवेज अबव द पॉवर्टी लाइन एंड दैट्स व्हाई दे आर कंसीडर एज नॉन पुअर पर्सन। ये आपका पर्टिकुलरली आ गया इन केस ऑफ क्रॉनिक, ट्रांजिएंट एंड नॉन पुअर। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट स्लाइड कि पर्टिकुलरली आपका किस पोजीशन। अब देखो पॉवर्टी लाइन हमने करा, पर इसका क्रिटिसिज्म क्या है? व्हाट आर द क्रिटिसिज्म? देखो क्रिटिसिज्म तो हर चीज के होते हैं, आपने एक मेथड करा, आपने कुछ रिसर्च करा, उसके भी क्रिटिसिज्म आ जाएंगे। तो ये जो रिसर्चर्स ने ये टेक्निक बनाई थी कि पॉवर्टी लाइन हम कैलकुलेट करेंगे, तो उसके भी क्रिटिसिज्म थे। सबसे पहला ये क्रिटिसिज्म आया, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द पुअर। आपने ये डिसाइड कर लिया कि 816 रुपए और 1000 रुपए का क्राइटेरिया बना लेते हैं, पर ये मुझे बताओ कि आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे? क्योंकि मेजर पुअर पर्सन तो अपने इनकम टैक्स रिटर्न भरते ही नहीं है, इनकम सोर्स तो उनकी होती ही नहीं है। तो अगर इनकम टैक्स रिटर्न भर नहीं रहे हैं, इनकम सोर्सेस हमको पता नहीं है, तो अगर इनकम ही नहीं पता है तो मैं आइडेंटिफाई कैसे करूंगा पुअर को? तो यहाँ पे गवर्नमेंट का सबसे बड़ा ड्रॉप है कि दे आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द पुअर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, एंड सेकंड इट डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन वेरी पुअर एंड अदर पुअर। जैसे मैंने बोला कि ये ऐसी लाइन है सिर्फ ये डिसाइड करेगी कि क्या तो पुअर है या तो नॉन पुअर, उसकी कैटेगरीज नहीं बताएगा कि पुअर के अंदर कितनी कैटेगरीज के अंदर वो पहुंच रहा है या फिर नॉन पुअर के अंदर कौन सी कैटेगरी के अंदर पहुंच रहा है, ये चीजें वो पर्टिकुलरली नहीं बताते। उसके बाद नेक्स्ट पर्टिकुलरली द ड्रॉबैक इज फैक्टर एसोसिएटेड विद पॉवर्टी लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर। अरे अभी अपन ने पढ़ा था 5 बेसिक नीड्स, शुरुआत में पढ़ा होगा, हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग, रोटी कपड़ा मकान, सो योर क्लॉथिंग एंड फूड। तो यहाँ पे आपने सिर्फ फूड को कंसिडर करा, उसके अलावा तो कुछ कंसिडर ही नहीं करा है। क्या सिर्फ मिनिमम कैलोरी इनटेक से पॉवर्टी लाइन डिसाइड का क्राइटेरिया सही है? क्योंकि अभी आपने बोला था व्हेन यू हैव स्टार्टेड विद द चैप्टर, अ पर्सन व्हिच इज नॉट एबल टू मेंटेन हिज बेसिक स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ। अब बेसिक स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ के अंदर आती हैं 5 चीजें, दैट इज हाउसिंग, दैट इज क्लॉथिंग, दैट इज
particularly your housing हो गया, clothing हो गया, education, health and food. तो यहाँ पे जब मिनिमम कैलोरी इंटेक करा तो आपने सिर्फ क्या कंसीडर करा, यू हैव ओनली कंसीडर द फूड इंटेक, यू हैव नॉट कंसीडर द बेसिक एजुकेशन, हेल्थ एंड अदर पर्पस. तो यहाँ पे ये बड़ा ड्रॉबैक आया. उसके बाद इट हैज नॉट कंसीडर द सोशल फैक्टर्स विच आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी, जैसे इलिटरेसी, इल हेल्थ, लेक ऑफ एंड अदर पॉलिटिकल फ्रीडम्स. अरे ये सारे फैक्टर्स भी तो हैं जो आपकी पर्टिकुलरली पॉवर्टी को इंक्रीज करते हैं. इफ दे आर नॉट इंक्रीजिंग, व्हाट विल हैपन? तो ये सारे फैक्टर्स क्या हैं? ये सारे फैक्टर्स आपने क्या कर दिए हैं? इग्नोर करके रखे हैं. So these many factors are not considered while calculation of the poverty line. तो ये क्रिटिसिज्म है भैया पॉवर्टी लाइन का. मेजर क्रिटिसिज्म आपके सामने आ गए. ये 4 क्रिटिसिज्म. सबसे पहला, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द पुअर. गवर्नमेंट आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाती कि भैया कौन पुअर है और कौन नॉन पुअर है. उसके बाद डिफरेंशिएशन, पुअर का आइडेंटिफिकेशन करा तो ये डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है कि क्या वो एब्सोल्यूट पुअर है या फिर वो पर्टिकुलरली और वेरी पुअर है या पुअर है. तो जो 3 कैटेगरीज बना के रखी हैं आपने बुक्स में भी देखा होगा, तो वो कैटेगरीज गवर्नमेंट ने भी इसमें बाइफिकेशन नहीं कर पाया. फिर अपन ने बोला कि भैया एक फैक्टर थोड़ी ना है, आपने तो सिर्फ मिनिमम कैलोरी इनटेक बता दिया. मिनिमम कैलोरी इनटेक के अलावा देयर आर एज मेनी फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल पॉवर्टी, और उसके बाद मेनी सोशल फैक्टर्स, वो भी आपने कंसीडर नहीं कर while calculation of poverty. तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है अपनी पॉवर्टी लाइन कैलकुलेशन का. ओके, दैट इज द मेजर ड्रॉबैक. चलो अब आ जाते हैं व्हाट इज हेड काउंट रेशियो. ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आता है बार बार कि हेड काउंट रेशियो क्या है. तो अगर आप डेफिनेशन ध्यान से पढ़ें तो हेड काउंट रेशियो ऑफ पॉवर्टी मेजरमेंट इज रेफर्ड एज आल्सो नोन एज हेड काउंट इंडेक्स. ये उसका दूसरा नाम. देखो सीबीएसई में क्या होता है, बहुत बार अल्टरनेट नेम से भी आपके पास क्वेश्चन आ जाते हैं. तो अगर पूछ ले हेड काउंट इंडेक्स, तो भैया ये कुछ भी नहीं है, ये हेड काउंट रेशियो ही बोल रहा है. तो हेड काउंट रेशियो का मतलब है कि प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन विच इज कंसीडर्ड पुअर, और इसका कैलकुलेशन ये होता है डिवाइडिंग द नंबर ऑफ पुअर पीपल बाय द टोटल पॉपुलेशन. या फिर इसको हम सिंपल बोल लें कि भैया जो पॉपुलेशन पुअर है, पुअर जितने आपने आइडेंटिफाई करे उसको अपनी टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करो और मल्टीप्लाई करो 100 में. बेसिकली हमेशा परसेंटेज में निकाला जाता है. Now you will see the diagram that what is the head count ratio in India, whether it is at increasing stage or whether it is at falling stage from independence till now. ठीक है. अब आपके पास ये पूरा ग्राफ अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे आपने देखा कि ये जो ब्लू लाइन है दिस इज शोइंग यू रूरल पॉवर्टी, एंड जो ये ऑरेंज लाइन है ये आपको शो कर रही है अर्बन पॉवर्टी. देखो ग्राफ में यहाँ पे नीचे नोटिफिकेशंस रहते हैं कि भैया ये पर्टिकुलर कलर क्या आइडेंटिफाई शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है. दिस हैज बीन बाय द सेंसस ऑफ 2011-12. तो एज पर दिस आप अगर ग्राफ को ध्यान से देखें तो यस आवर पॉवर्टी हैज बीन रिड्यूस. पॉवर्टी अपने इंडिपेंडेंस के टाइम पे बहुत ज्यादा थी. सपोज यहाँ पे आप देख रहे हो 60% टू 70% तक थी. 70% तो नहीं, मतलब 60-70 के बीच में जाके थी. वहीं आज अगर मैं मानूं तो इट इज नियर बिटवीन 20 to 30%. एग्जैक्ट क्या है वी विल सी इन दी नेक्स्ट स्लाइड. सो मेजरली हेड काउंट रेशियो क्यों निकाला जाता है, ताकि पता चले कि कितनी पॉपुलेशन कंट्री की कहां पर है which are under the poverty line. अब अगर देखा जाए तो हेड काउंट रेशियो का एग्जैक्ट मेजरमेंट क्या है. इंडिया में पॉवर्टी लाइन और आई कैन से दी हेड काउंट रेशियो कितना चल रहा है. इंडिया में हेड काउंट रेशियो चल रहा है अभी 2011-12 सेंसस के हिसाब से 21.9%. मतलब नियर अबाउट 22% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज बिलो पॉवर्टी लाइन, दैट इज बीपीएल. आई बात समझ में. तो यहाँ से एक और फैक्ट आपके सामने आ गया. 1 मार्क ऑब्जेक्टिव आप यहाँ से भी ले सकते हो कि पॉवर्टी लाइन कितनी है इंडिया में. सो इन इंडिया दैट इज पॉवर्टी लाइन इज नियर अबाउट 22%. दैट इज द मेजर क्राइटेरिया. अब आगे बढ़ते हैं कि हेड काउंट रेशियो तो मैंने निकाल लिया, हेड काउंट रेशियो समझ भी लिया, पर इसका इंपॉर्टेंस ये है कि सो एज टू नो द एक्चुअल स्टेटस ऑफ पॉवर्टी. अब कॉजेस क्या है आपके पास, मेजर कॉजेस क्या है. देखो ये भी अगेन 6 मार्क क्वेश्चन बन सकता है बिकॉज इसमें भी 6 वैल्यू पॉइंट्स आपके बुक्स में दिए हुए हैं. व्हाट आर द मेजर कॉजेस, आप स्लाइड्स में देखते जाओगे. फर्स्ट इज इन्फ्लेशन.
भैया इन्फ्लेशन सबसे बड़ा कॉज है। इन्फ्लेशन मतलब क्या? राइज इन प्राइस। तो अगर प्राइस इंक्रीज होते जाएंगे तो अल्टीमेटली इफ प्राइस इज इंक्रीजिंग आई विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड दोस कमोडिटी। अगर मैं वो चीजें अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा तो अल्टीमेटली मैं क्या हो जाऊंगा? पॉवर्टी लाइन के नीचे। तो अगर इन्फ्लेशन होता जा रहा है तो दिस विल अ मेजर रीजन की पॉवर्टी हो रही है। उसके बाद पुअर स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर। सी इन इंडिया स्टिल नियर अबाउट 50% ऑफ पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो अगर 50% पॉपुलेशन आपकी एग्रीकल्चर में ही डिपेंडेंट है तो ये 50% पॉपुलेशन अगर एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट है तो इनका इनकम अर्निंग सोर्स एग्रीकल्चर है। अब एग्रीकल्चर से इनकम नहीं आ पाएगी तो क्या होगा? अगेन दीज विल बी गोइंग टूवर्ड्स द पॉवर्टी लाइन। उसके बाद पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। क्यों हम डेवलपिंग स्टेट पे अभी भी हैं? बिकॉज वी आर हैविंग पॉपुलेशन इज द मेजर इशू। वी आर द सेकेंड नंबर ऑन द पॉपुलेशन। चाइना के बाद हमारा ही नंबर है पॉपुलेशन में। तो ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कारण गवर्नमेंट भी हमको हेल्प आउट नहीं कर पाती। सी बेसिकली अदर कंट्रीज में पॉपुलेशन कम है तो वहां पे गवर्नमेंट इज देयर टू हेल्प द पॉपुलेशन देयर, हेल्प द सिटीजन वेरी केयरफुली, बिकॉज उनका पॉपुलेशन बहुत कम है तो इजीली उनको बेनिफिट अच्छे खासे मिल जाते हैं। लेकिन वहीं अगर मैं इंडिया की बात करूं तो वी आर द सेकेंड ऑन द पॉपुलेशन ऑन द वर्ल्ड। उसके बाद हाई इलिटरेसी रेट। अब सिंपली समझो आप इलिटरेट हो तो कोई इलिटरेट पर्सन को कोई हायर करेगा क्या एम्प्लॉयमेंट के लिए? बेसिकली अगर आप एजुकेटेड होगे तो ही जाके आप एम्प्लॉयमेंट कर पाओगे, तो ही जाके आपके पास अर्निंग सोर्सेस इंक्रीज होंगी। तो इलिटरेसी रेट इज ऑल्सो अ मेजर ड्रॉबैक दैट वी आर सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी। फिर उसके बाद इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम। इनकम जितनी हो रही है, रिचर्स आर गेटिंग मोर रिचर एंड पुअरर्स आर गेटिंग मोर पुअरर। बाय बिकॉज आपकी इनकम इनइक्वालिटीज बढ़ती जा रही हैं। जो अनएजुकेटेड है उसको हम कम पे स्केल पे रख रहे हैं, जो इलिटरेट है उसे हम कम पे स्केल पे रख रहे हैं। Why? Because he is not having such capabilities and abilities, and जो high ये education persons हैं they are getting more payout. तो why? Because inequalities of income exist in India. फिर उसके बाद role of hunger, starvation and malnutrition. Again, these are again the major cause of poverty. They are not able to manage 2 meals a day and they are dying because of starvation and malnutrition. They are not able to maintain their health facilities. अब health facilities maintain नहीं हो पा रही हैं, so ultimately the drawback is the poverty is occurring in the country. तो ये तो हो गया आपके causes of poverty. Okay, now let us understand that what programs government is taking. अभी इसको बेसिकली अपन समझ लेते हैं कि गवर्नमेंट की क्या अप्रोच है। जैसे अगर मैं बोलूं कि गवर्नमेंट इस चीज में क्या कर रही है, तो प्रोग्राम फॉर पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, ये जो आपकी गवर्नमेंट है, हाउ गवर्नमेंट इज प्लानिंग, वो 5 ईयर प्लान्स बनाती है। वाई? क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव ही यही है, टू गिव व्हाट? टू गिव सोशल जस्टिस। अगर आप सोशल जस्टिस नहीं दे पाओगे, व्हाट विल हैपन? आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ही दिया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज दैट द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू गिव व्हाट? टू गिव सोशल जस्टिस। तो यहाँ पे मेन आपका जो गवर्नमेंट का टारगेट है, दे आर देयर टू गिव यू व्हाट? सो एज टू गिव यू सच स्कीम्स, such particular things which can give you minimum standards of living, ताकि आप अपने minimum standards of living को maintain कर सको। मिक्सिंग दी पुअर इनटू दी मेन स्ट्रीम, मतलब मेन चीज है कि भैया ये जो पुअर पर्सन्स हैं उनको इतना तो कर लो कि वो अपना मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या करें? मेंटेन कर सकें और अपने आप को अपलिफ्ट कर सकें फ्रॉम दी पुअरेस्ट ऑफ दी पुअर। तो ये जो 5 ईयर प्लानिंग के प्रोसेस थे और जो एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन था, वी विल सी इन दी अपकमिंग स्लाइड कि भैया ये जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स थे क्या ये अचीव हो पाए? क्या गवर्नमेंट इजीली आपका पर्टिकुलरली पॉवर्टी हटा पाई अपनी कंट्री से? सो हियर गवर्नमेंट अप्रोच वाज 3 डायमेंशन। अब ये 3 डायमेंशन कौन कौन से थे? पहला था ग्रोथ ओरिएंटेड, दूसरा था पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स और तीसरा था मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। तो गवर्नमेंट हियर इज डूइंग व्हाट? गवर्नमेंट इज गिविंग द ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम अप्रोच एंड मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। तो ये गवर्नमेंट की क्या थी? ये गवर्नमेंट की 3 डायमेंशनल अप्रोच
अप्रोच थी, ताकि क्या हो सके, ताकि पॉवर्टी इंडिया से जा सके। देखो पहले अगर ग्रोथ आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, जीडीपी इंक्रीज, और अगर जीडीपी इंक्रीज होगा, इनकम इंक्रीज होंगी, अल्टीमेटली पॉवर्टी क्या हो जाएगा, खत्म। दूसरा, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, इसके अंदर आप बहुत सारे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट लेकर आई थी, बहुत सारी स्कीम्स लेकर आई थी, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम भी हेल्प कर रहे हैं गवर्नमेंट को, क्या, अपनी जो स्टेटस है अपनी कंट्री का, उसको पॉवर्टी से फ्री करने का। उसके बाद मिनिमम नीड्स मतलब वही 5 बेसिक नीड्स, रोटी कपड़ा मकान, हेल्थ एंड एजुकेशन। बहुत सारे प्रोग्राम आपके सामने ही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मेनी राइट टू एजुकेशन, जन धन योजना, तो बहुत सारे मिनिमम नीड्स प्रोग्राम गवर्नमेंट लेकर आई, सो दैट द पॉवर्टी कैन बी इरेडिकेटेड। तो ये कौन कौन से प्रोग्राम थे और इसकी क्या डिटेलिंग थी, दैट इज सी दिस वन बाय वन। ज्यादा नहीं रहते हुए अभी सिर्फ अपन ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच देखेंगे, दैट व्हाट वाज द ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच इन दिस लेक्चर। नाउ गवर्नमेंट टू अप्रोच वाज 3 डायमेंशन, अभी अपन ने देखा, वापस इसको देखेंगे। तो ये कब इनिशिएट हुई, नाउ ये स्लाइड बताएगी कि ये सारे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने कब इनिशिएट करे। 5 ईयर प्लान तो गवर्नमेंट स्टार्ट कर चुकी थी, तो 5 ईयर प्लान के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये जो फर्स्ट ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच करी थी, उन्होंने स्टार्ट कर लिया था फर्स्ट 5 ईयर प्लान से, दैट इज फ्रॉम 1950 टू 1960s। ठीक है, और ये जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम थे, जैसे इसमें नरेगा आएगा, आपका स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना आएगा, बहुत सारी योजनाएं हैं। तो ये स्टार्ट हुई थी 1961 से 1966, दिस वाज द थर्ड 5 ईयर प्लान। फिर उसके बाद जो ये मिनिमम नीड्स प्रोग्राम्स थे, ये फिफ्थ 5 ईयर प्लान से एक्टिव होना स्टार्ट हुए। क्योंकि गवर्नमेंट देखो हमेशा स्ट्रेटेजी वाइज चलती है, अगर बिना स्ट्रेटेजी के ये सब चीजें लेकर आ जाएगी गवर्नमेंट, दिस विल नॉट बी हेल्पफुल एनी एट ऑल। सो ये जो स्ट्रेटेजीज थी कि भैया पहले अपन 5 ईयर प्लान में ग्रोथ ओरिएंटेड लेकर आएंगे, फिर उसके बाद क्या लेकर आएंगे, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम लेकर आएंगे, फिर उसके बाद मिनिमम नीड्स प्रोग्राम लेकर आएंगे। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स थे, पीडीएस था, पब्लिक राशन शॉप्स थे, सो मेनी दीज प्रोग्राम्स वर बीइंग देयर अंडर दीज पर्टिकुलर स्ट्रेटेजीज। तो ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच पे लेट अस स्टार्ट। तो ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच क्या बोलती है, ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच ये बोलती है कि इट हैज बीन इनिशिएटेड, कब इनिशिएट हुई थी, ये इनिशिएट हुई थी 1950 टू 1960। मतलब इसका जो पर्टिकुलर फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, वो टारगेट था कि 1950 टू 1960 अपने को ये प्लान लेके आना है। उसके बाद क्या था इस प्लान की स्ट्रेटेजी, पहले प्रॉब्लम क्या था हमारे सामने कि भैया मुझे अपनी कंट्री से पॉवर्टी को हटाना है, आई नीड टू रिड्यूस पॉवर्टी एलिवेशन। अब इसके फीचर्स क्या थे और इसके सॉल्यूशंस क्या थे। एज इकोनॉमिक ग्रोथ, रैपिड इंक्रीज इन जीडीपी, सबसे पहला टारगेट था कि कंट्री के जीडीपी को इंक्रीज करो। अब जीडीपी क्या होता है ये मुझे बताना नहीं सही है, बिकॉज यू आर 12th क्लास स्टूडेंट्स। जीडीपी मींस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डेफिनेशन बचपन से पढ़ते आए हैं, नेशनल इनकम में भी पढ़ा। सो जीडीपी हियर मींस अगर जीडीपी इंक्रीज करोगे, अल्टीमेटली आप क्या हो जाओगे, पॉवर्टी से मुक्त होने की तरफ एक पर्टिकुलर फर्स्ट कदम आपने उठा लिया। उसके बाद क्या लिखा है, अंडर डेवलप्ड रीजन्स आर दी मोस्ट बैकवर्ड सेक्शंस टू गेट बेनिफिटेड। भैया जीडीपी के अंदर इन्होंने ये अप्रोच करी थी कि आप बैकवर्ड रीजन्स में अगर आके अपनी इंडस्ट्री सेटअप करोगे ना, सो गवर्नमेंट विल गिव यू टैक्स रिलीफ, गवर्नमेंट विल गिव यू टैक्स रिबेट्स, गवर्नमेंट विल गिव यू टैक्स हॉलीडेज। तो ये सारे क्या होंगे, इससे क्या होगा, दो फायदे। पहला फायदा कि प्राइवेट सेक्टर अपने आप आएगा इन बैकवर्ड रीजन्स में, और अल्टीमेटली दे विल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन दीज बैकवर्ड एरियाज। तो अगर ये बैकवर्ड एरियाज में आएंगे तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई, अल्टीमेटली द इनकम अर्निंग सोर्स विल स्टार्ट, और जैसे ही इनकम अर्निंग सोर्स स्टार्ट हो जाएगा, कंट्री का जीडीपी इंक्रीज होगा, जीडीपी इंक्रीज हुआ, पॉवर्टी अपने आप रिडक्शन स्टेज पे आ जाएगी। सो दे इन्वॉल्व प्राइवेट सेक्टर फॉर दिस कि भैया अपना जीडीपी बढ़ाना है तो आप क्या कर लो, अंडर डेवलप्ड रीजन्स और बैकवर्ड रीजन्स में जाके इंडस्ट्री सेटअप कर लो। जैसे मैं अभी इंदौर में रहता हूँ, सो हियर पर्टिकुलरली यू कैन सी पीथमपुर एरिया इज वेरी मच नियर। तो पहले पीथमपुर की दशा अलग थी, आज पीथमपुर की दशा पूरी अलग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ने इसे डिक्लेयर कर लिया था स्पेशल इकोनॉमिक जोन।
गवर्नमेंट डिक्लेयर पीथमपुर एज एसईजेड। अब उसका रीजन क्या था, गवर्नमेंट ने एसईजेड क्यों डिक्लेयर किया, क्योंकि अगर इसमें आप इंडस्ट्री सेटअप करोगे तो मिनिमम 10 इयर्स का या जो पर्टिकुलरली 7 या 8 इयर्स का टैक्स बेनिफिट मिलेगा। आई एम नॉट श्योर हाउ मच इज द टैक्स बेनिफिट। तो इसका फायदा क्या हुआ, जो रीजन वहां पे जो अंडर डेवलप रीजन था उसको क्या हो गया, अपलिफ्टमेंट मिल गया, मोर इंडस्ट्रीज वर कमिंग इन दीज पीथमपुर एरिया। सो ये था गवर्नमेंट का अप्रोच कि मैं ग्रोथ ओरिएंटेड लेकर आऊं। इससे दो फायदे होंगे, मेरा बैकवर्ड रीजन्स भी क्या हो जाएगा, डेवलप, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी आ जाएंगे, एंड पॉवर्टी विल स्टार्ट गेटिंग elevated. Thank you students for this particular lecture. Hope you will continue with the next. Uh, Kindly subscribe my channel and do press the bell icon for further updates. This is Kapil Goplani signing off.